हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है जेडी केमिस्ट्री क्लासेस में। और ये वीडियो लेक्चर मेरा सेकंड है, जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। तो ये सेकंड वीडियो लेक्चर समझने से पहले आप लोगों को फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखना ज़रूरी है, तो उसे आप काइंडली देख लीजिएगा, ताकि ये जो वीडियो लेक्चर सेकंड वीडियो लेक्चर है उसे आप लोग समझ सके आसानी से। ठीक है, उसका लिंक ऊपर में मैंने दे रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने ये दे रखा है। ठीक है, काइंडली आप लोग उसे देख लीजिएगा। तो चलो आज का टॉपिक्स हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, वो थोड़ा एक बार देख लीजिए क्या क्या टॉपिक्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक्स क्या क्या है आज का? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन एंड स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ये सारे टॉपिक्स आज मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कवर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये जो वीडियो लेक्चर है, इसमें जो सारा टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, ये सारे टॉपिक्स तभी समझ में आएगा जब आप लोगों ने पहला वीडियो लेक्चर जो मैंने पहले अपलोड कर रखा है उसे अगर देखा होगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, उस पहला वीडियो लेक्चर को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम लोग टॉपिक्स की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो चलो इसका एक एक पोस्टुलेट्स हम लोग देखते हैं। तो पहला पोस्टुलेट क्या कहता है? मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिवाइजिबल पार्टिकल। मतलब मैटर कोई एक सब्सटेंस का जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है, उन्होंने बोला है कि वो सब एटॉम्स है। उन्होंने डाल्टन जो साइंटिस्ट थे या जो भी रिसर्चर थे, उन्होंने बोला कोई भी एक मैटर वो किस चीज़ से बनाया हुआ है? वो एटॉम्स से बनाया हुआ है। वो छोटा छोटा पार्टिकल्स एटॉम्स से बनाया हुआ है। और वो जो एटॉम्स है, वो छोटा छोटा पार्टिकल जिसे उन्होंने एटॉम्स कहा है, वो फर्दर उनको हम लोग तोड़ नहीं सकते, जिसके लिए उन्होंने बोला दे आर इनडिवाइजिबल, उसको हम लोग और डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, फिर सेकंड पोस्टुलेट में उन्होंने क्या बोला? ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल शेप्स इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट मास। इन्होंने ये बोला कि एक गिवन एलिमेंट का कोई भी एक एलिमेंट, मान लीजिए आप ए हो या बी हो, कोई भी हो, इसका जो छोटा छोटा एटम्स रहेगा, इसका जो एटम्स रहेगा, इसमें तो बहुत सारे एटम्स रहेंगे, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स है कि नहीं? लार्ज नंबर ऑफ एटम्स रहेगा। ये सारा जितना भी एटम्स रहेगा, वो एटम्स सभी एक टाइप का होगा, सभी सिमिलर होगा, यानी सभी आइडेंटिकल होगा, एकदम एक दूसरे के साथ माने कोई चेंजेस नहीं, सभी सिमिलर होगा। ठीक है, जिसका प्रॉपर्टी हर एक एटम्स का सेम रहेगा, इंक्लूडिंग मास। फिर उन्होंने ये भी बोला एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंट मास। लेकिन ए का जो एटम्स मैंने यहाँ पे बोला और बी का जो एटम्स मैंने बोला, ठीक है, बी का एटम और ए का एटम में डिफर करेगा, उसमें डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन ठीक है, ये पोस्टुलेट क्या बोलता है कि कोई भी एक सब्सटेंस का जितना भी एलिमेंट होगा, वो एटम्स आइडेंटिकल रहेगा इन ऑल रेस्पेक्ट्स, बट दोज एटम्स डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। दैट मीन्स एटम्स ऑफ एलिमेंट ए विल डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ एलिमेंट बी। ठीक है, ये होगी आपका सेकंड पोस्टुलेट, ये कहा उन्होंने। फिर इन्होंने क्या बोला कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो। इन्होंने ये बोला कि कंपाउंड्स, जो मेरे पहले लेक्चर में बोला था, कंपाउंड्स कब फॉर्म होता है? जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होता है, तभी जाकर कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। इन्होंने ये बोला कंपाउंड तब भी फॉर्मेशन होता है जबकि वो उनमें जो एटम्स रहेगा, कंबाइनिंग एटम्स, उन सब में एक फिक्स्ड रेशियो में रहेगा। जैसे कि मैंने
पहले वीडियो लेक्चर में बोला था कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का कुछ रेशियो रहता है बाय वेट, 3:8 था, है कि नहीं, वेट बाय मास, रेशियो बाय वेट, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने बोला कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो। कोई भी कंपाउंड अगर फॉर्मेशन होगा, उन सब में जो एटम्स रहेगा, उन एटम्स के बीच में कुछ फिक्स्ड रेशियो रहेगा, तभी जाके एक कंपाउंड्स फॉर्मेशन होगा, अन्यथा नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो बोला, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का एक रेशियो मेंटेन किया, और वो 3:8 बाय वेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है, उन्होंने क्या बोला, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। बोला कि केमिकल रिएक्शंस, कुछ भी अगर केमिकल रिएक्शन होता है, मान लीजिए A + B अगर रिएक्ट करता है तो हम लोगों को मिल जाता है, मान लीजिए B है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, कुछ लॉस नहीं हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, A + B मिल के BA हुआ, कुछ लॉस हुआ, कुछ लॉस नहीं हुआ। सिमिलरली मान लीजिए आप NaOH + HCl, इन्होंने रिएक्ट किया, आपका क्या हुआ, NaCl + H2O, ठीक है। क्या हुआ, Na तो यहाँ पे है, फिर Na यहाँ पे भी है, मतलब सोडियम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, OH या मान लीजिए ऑक्सीजन जो यहाँ पे है एटम्स, ऑक्सीजन हो या हाइड्रोजन हो, यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन है यहाँ पे भी है कि नहीं, सभी सेम ही है। तो यहाँ पे जितना सारा एटम्स यहाँ पे है, यहाँ पे भी उतना ही सारा एटम्स यहाँ पे भी है, ऑफ ऑल द टाइप्स एंड ऑफ सेम नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ, दे आर जस्ट रीअरेंज्ड इन द प्रोडक्ट्स, और वो सारे जो एटम्स जो रिएक्टेंट्स में थे, रिएक्टेंट्स पार्ट में जो थे, ये सारे क्या है आपका रिएक्टेंट्स, ये सारे क्या है आपका प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स में जो है दे आर जस्ट रीअरेंज्ड बट दे आर नॉट लॉस्ट ड्यूरिंग द रिएक्शंस। तो इससे क्या समझ में आया, दे आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट दे आर रीअरेंज्ड इन ए केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। ये मीन हुआ। अभी हम लोगों ने पढ़ा है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये जो 4 पोस्टुलेट्स है, हाँ, जो मैंने बोला है, उन सब में कुछ लिमिटेशंस है, उन सब में कुछ खामियां है। वो खामियां क्या है, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो पहला लिमिटेशन क्या है, फेल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था, गैलियस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, उसको ये एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहा, ठीक है। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, फेल टू एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, साइज, बैलेंसेस एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो डाल्टन थे, उन्होंने जैसे कि मान लीजिए कार्बन का मास 12, फिर हाइड्रोजन का 1, ठीक है, ऑक्सीजन का 16, इन सब का मास जो है, एटॉमिक मास जो है, ये डिफरेंट क्यों है, वाई। फिर कार्बन का साइज, कार्बन एटम का साइज या हाइड्रोजन एटम का साइज क्या सिमिलर है या डिफरेंट है, अगर सिमिलर है तो क्यों है, अगर डिफरेंट है तो क्यों है। तो फिर उन सब में कुछ चार्ज रहता है। कार्बन कौन सा चार्ज में नेचर में एग्जिबिट करता है, नेचर में प्रेजेंट रहता है, या हाइड्रोजन कौन सा चार्ज लेके हमारे यूनिवर्स में या नेचर में रहता है, या ऑक्सीजन भी कौन सा चार्ज उसके हेड के ऊपर कौन सा चार्ज लेकर वो जीवित रहता है, या किसके साथ कंपाउंड करके वो अपना सिर का ऊपर एक चार्ज लेकर जीवित रहता है या एग्जिस्ट करता है, उसको एक्सप्लेन करने में डाल्टन असमर्थ रहा। नेक्स्ट क्या बोला, नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, फेल टू एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। इन्होंने ये भी एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहा कि डिफरेंट एटम्स जो रहता है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स हो जाता है। क्यों होता है, होने का पीछे वजह क्या है, रीज़न क्या है,
व्हाट इज़ द कोज, व्हाट इज़ द ड्राइविंग फोर्स, क्यों होता है, क्यों कंबाइन होकर मोलिक्यूल हो जाता है, उसमें ऐसा क्या होता है ताकि दो या दो से ज़्यादा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होके मोलिक्यूल्स हो जाता है, या एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट, टू और मोर एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट, टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होकर मोलिक्यूल्स हो जाता है, ये क्यों होता है, व्हाट इज़ द ड्राइविंग फोर्स इन्वॉल्व इन सच प्रोसेस, ये एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहा। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, फेल टू एक्सप्लेन अबाउट द नेचर ऑफ फोर्सेस दैट बाइंड टुगेदर द एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। वही जो मैंने बोला, क्या फोर्स है उसमें, कौन सा फोर्स प्ले करता है ताकि एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स होता है ऑफ डिफरेंट टाइप्स। गेव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट एंड दैट ऑफ ए कंपाउंड। उन्होंने ऐसा कोई आइडिया नहीं दिया कि एटम्स का एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है और कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है। समझ में आया आपको, क्योंकि एटम्स ऑफ, हम लोगों ने पहले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कुछ एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस है कि नहीं। तो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों जो चीज़ है, दोनों किस चीज़ से बनाया हुआ है, दोनों का छोटा छोटा यूनिट क्या है, इसके बारे में उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। ठीक है, तो डेल्टन ने तो अपना थ्योरी दे दिया, देने के बाद उसमें कुछ लिमिटेशंस भी अराइज हुआ, तो अभी कोई दूसरा थ्योरी आना चाहिए कि नहीं, ताकि उनका जो लिमिटेशंस आया है पोस्टुलेट्स देने के बाद, तो उसको रिमूव कर सके हम लोग। तो उसके बाद आता है आपका मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो चलो हम लोग देख लेते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है, एक एक पोस्टुलेट्स। तो पहला पोस्टुलेट क्या कहता है, एटॉम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इनडिवाइजेबल। तो डेल्टन ने जो बोला था कि एटम्स आर नॉट और कैन नॉट फर्दर सब डिवाइडेड, उसको हम लोग फिर से उसको हम लोग डिवाइड या तो तोड़ नहीं सकते, लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी उसको रूल्ड आउट कर दिया, वो कॉन्सेप्ट को, वो पोस्टुलेट को रूल्ड आउट कर दिया। उन्होंने ये बोला कि एटम्स को हम लोग फिर से डिवाइड कर सकते हैं, उसको फिर से हम लोग तोड़ सकते हैं। किस चीज़ में, इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, प्रोटॉन्स हो सकता है, न्यूट्रॉन्स हो सकता है। समझ में आया। तो पहला कॉन्सेप्ट जो था डेल्टन ने बोला था कि एटम्स कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू एनी अदर पार्टिकल्स, दिस हैज़ बीन रूल्ड बाय होम, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे नॉट बी सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट। पहले डेल्टन ने क्या बोला था कि सिमिलर एलिमेंट का, एक एलिमेंट का, यानी कि एक एलिमेंट में जितना ही एटम्स रहेगा वो सब आइडेंटिकल रहेगा इन ऑल रेस्पेक्ट्स। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी वो पोस्टुलेट को भी रूल्ड आउट किया। कैसे? उन्होंने बोला कि नहीं हो सकता भाई, सेम एलिमेंट में जितना सारा एटम्स रहेगा, जो भी एटम्स रहेगा वो सिमिलर नहीं हो सकता है इन रेस्पेक्ट ऑफ, फॉर एग्जांपल मास। जैसे कि मान लीजिए क्लोरीन एक एलिमेंट है, देखा गया कि क्लोरीन 35 भी एग्जिस्ट करता है और क्लोरीन 37 भी एग्जिस्ट करता है। तो दे डिफर इन देयर व्हाट, मास। दिस इज देयर एटॉमिक mass. This is the atomic mass of chlorine 35 and this is the atomic mass of chlorine 37. So वो डिफर करता है कि नहीं? करता है। So atoms of similar element may also differ in atomic mass. वो सिमिलर हो सकता है कुछ कुछ पैरामीटर्स में, लेकिन हर रेस्पेक्ट में, इन ऑल रेस्पेक्ट्स दे मे नॉट बी सिमिलर। जो डेल्टन ने बोला था कि दे आर सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट्स, वो पोस्टुलेट रूल्ड आउट हो गया। समझ में आया, क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे हैव सिमिलर वन और मोर प्रॉपर्टीज। मतलब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब ये ए एक एटम है और बी एक एटम है, ठीक है, इनमें कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी रह सकता है। दे मे हैव सम सिमिलर
similar properties. As for example, argon. Argon is an element और कैल्शियम इज एन एलिमेंट. तो आर्गन का जो एटम रहेगा और कैल्शियम का जो एटम रहेगा उन सब का एटॉमिक मास कितना आया या कितना है 40. इसका मतलब क्या, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे हैव वन और मोर सिमिलर प्रॉपर्टी. तो इसमें एक सिमिलर प्रॉपर्टी क्या आया, आर्गन और कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या है, सेम है, यानी कि दोनों का 40 है, 40 एटॉमिक मास. तो ऐसा कुछ एटम्स, ऐसा जो एटम्स जिनका एटॉमिक मास सिमिलर है, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, आइसोबार्स. और पहला एग्जांपल जो था जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, जैसे कि क्लोरीन, यहाँ पे एटॉमिक मास डिफरेंट है बट दे आर ऑफ सेम एलिमेंट. एटम्स आर ऑफ द सेम एलिमेंट बट their atomic masses are different. They are called what, isotopes. Clear? तो ये जो 3 पोस्टुलेट्स है आप लोगों को समझ में आया कि डिफरेंट एलिमेंट्स का सेम प्रॉपर्टी हो सकता है. एक एग्जांपल जो मैंने दिया है आर्गन और कैल्शियम का, इन दोनों का एटॉमिक मास सेम है, ठीक है, बट दे डिफर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, है कि नहीं. आर्गन इज ए नोबल गैस एंड कैल्शियम इज व्हाट, कैल्शियम इज ए आपका कैल्शियम का जो कंपाउंड होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन करता है, वो इज ए बेसिक एलिमेंट. ठीक है, ठीक है, समझ में आया. मतलब डिफरेंट मास, सॉरी सेम मास डिफरेंट एलिमेंट, कैल्शियम आर्गन. ठीक है, कैल्शियम इज एन एल्कलाइन अर्थ मेटल एंड वेयरएज आर्गन इज ए नोबल गैस. दे डिफर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. तो नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट व्हिच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस. जो भी हो केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, एटम्स ही पार्टिसिपेट करता है. उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, एटम्स. उसमें दूसरा कोई चीज़ पार्टिसिपेट नहीं करता, उसमें कोई मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है. वो मॉलिक्यूल्स अल्टीमेटली वो टूट के वो एटम्स में कन्वर्ट होता है ताकि वो फर्दर रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर सके. ठीक है, समझ में आया. तो नेक्स्ट पोस्टुलेट्स आप लोगों को क्या कहता है कि रेशियो इन व्हिच डिफरेंट एटम्स कॉम्बाइंड मे बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल बट नॉट सिंपल. ठीक है, तो मान लीजिए एक एग्जांपल C12H22O11. ठीक है, ये एक शुगर का मोलिकुलर फॉर्मूला है. इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 12:22:11. इन सब में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स्ड है, जो मैंने बोला है यहाँ पे फिक्स्ड है और इंटीग्रल भी है. लेकिन ये सिंपल रेशियो है क्या, ये सिंपल है क्या, सिंपल रेशियो है क्या, नहीं ना, ये सिंपल रेशियो नहीं है. ठीक है, समझ में आया. तो नेक्स्ट पोस्टुलेट्स क्या कहता है, नेक्स्ट पोस्टुलेट्स ये कहता है कि एटम्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट मे बी कन्वर्टेड टू एटम ऑफ अनदर एलिमेंट. यानी कि अगर मान लीजिए ये ए एटम है, इससे हम लोग बी एटम पे जा सकते हैं. तो कैसे जा सकते हैं, ड्यू टू सम रेडियोएक्टिव प्रोसेस, ड्यू टू सम बॉम्बार्डमेंट विथ सम आउटसाइड पार्टिकल्स. फॉर एग्जाम्पल हम लोग नाइट्रोजन एटम से होकर ऑक्सीजन एटम पे जा सकते हैं भैया, बॉम्बार्डिंग द नाइट्रोजन एटम्स विथ व्हाट, अल्फा रेज. ठीक है, तो ये पोस्टुलेट्स फॉलो हुआ कि नहीं. द एटम ऑफ वन एलिमेंट मे बी कन्वर्टेड टू एटम ऑफ अनदर एलिमेंट. ये पोस्टुलेट फॉलो हुआ, मतलब एक एटम से हम लोग दूसरे एटम पे जा सकते हैं किसी भी एक तरह से. वो जो प्रोसेस है उसको हम लोग रेडियोएक्टिव प्रोसेस भी कह सकते हैं, वो हम लोग फर्दर क्लासेस में समझेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, द मास ऑफ एन एटम कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. मतलब कोई एटम को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उस एटम का जो मास है उसको हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं एज पर द फॉलोइंग इक्वेशन, E = mc². इसमें क्या है, m इज द
मास एंड c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इससे हम लोग कोई एटम का मास को एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एनर्जी। दिस इज़ द मास ऑफ एन एटम एंड दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्लियर? फिर हम लोग समझते हैं एटम्स और मोलिकुल्स क्या है, एटम्स एक्चुअली क्या है और मोलिकुल्स क्या है, एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड एटम। इन कोई भी पार्टिकल का, ठीक है, कोई भी पार्टिकल का सबसे जो छोटा से छोटा जो पार्टिकल या चीज़ रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एटम। वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है या तो नहीं कर सकता है। ऐसा बहुत सारा सब्सटेंस है जिसमें छोटा छोटा पार्टिकल्स एटम्स है, या तो छोटा छोटा पार्टिकल मोलिकुल भी हो सकता है। अभी मोलिकुल्स में हम लोग गया नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ उसमें छोटा छोटा पार्टिकल्स एटम्स भी रह सकते हैं, मोलिकुल्स भी रह सकता है। वो छोटा छोटा पार्टिकल्स एटम्स अगर है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है या तो नहीं कर सकता है। वो छोटा छोटा पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहेंगे, क्या एटॉम्स कहेंगे। ठीक है, और मोलिकुल्स क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस। वो एलिमेंट्स का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है। कंपाउंड को तो मैंने पहले ही बोल चुका है कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन करेगा तब मोलिकुल होता है। ठीक है, और कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में मोलिकुल ही रहेगा, कंपाउंड में मोलिकुल ही रहेगा। उसमें आपका सिर्फ एक टाइप का एटम नहीं रह सकता है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलिकुल कहेंगे। मतलब सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल, वो सब्सटेंस एलिमेंट हो सकता है या तो कंपाउंड हो सकता है, उसका सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, आपका मोलिकुल है। ठीक है, मान लीजिए हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस में सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, H2 है। वो इन द फॉर्म हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ H2। तो हाइड्रोजन का सबसे छोटा पार्टिकल क्या हुआ, हाइड्रोजन मोलिकुल हुआ। दिस H is simply hydrogen atom. This is what called atom. This is your atom and this is your what, molecule। ये हो गया आपका मोलिकुल। ठीक है, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ये कार्बन डाइऑक्साइड पूरा रहेगा, वो कार्बन और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली नहीं रहेगा, जिसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया क्या, आपका मोलिकुल हो गया। लेकिन कुछ नोबल गैसेस है, जैसे कि मान लीजिए हीलियम, उनमें हीलियम तो He2 में एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा तो एग्जिस्ट नहीं करता है। वो एग्जिस्ट कैसे करता है, हीलियम, उसमें अल्टीमेट पार्टिकल्स क्या है, एटॉम्स है। जिसके लिए मैंने बोला कोई भी एलिमेंट का सबसे छोटा से छोटा जो पार्टिकल रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एटॉम्स कहेंगे। और सब्सटेंस का वो एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, उसका सबसे छोटा छोटा पार्टिकल्स क्या होगा, आपका मोलिकुल होगा। समझ में आया? तो अभी हम लोगों ने एटम्स और मोलिकुल्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं उन सब का मास के बारे में, उन सब का मास के बारे में पढ़ते हैं। उन सब का मास क्या हो सकता है, एटॉमिक मास हो सकता है और क्या हो सकता है, मोलिकुलर मास हो सकता है कि नहीं। तो देखते हैं एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास। Atomic mass of an element is the relative mass of an atom of an element compared to the 1/12 of the mass of an atom of carbon 12। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक मास, या तो कोई भी एलिमेंट का जो छोटा छोटा पार्टिकल है उसको हम लोग एटम्स जो कहते हैं, उन सब का एटॉमिक मास है कार्बन का जो एटम है, कार्बन एलिमेंट का जो एटम है उसका 1/12, उसका 1/12 से कितना ज़्यादा या तो कितना कम उसका एटॉमिक उसका वेट है। मेरा कहने का मतलब है कार्बन एलिमेंट, कार्बन का जो एटम्स है, कार्बन का एक एटम उसका 1/12, उसका 1/12 ऑफ इस मास, कार्बन का एक एटम का
1/12 ऑफिस मास, उससे कितना ज़्यादा या कम है दूसरा कोई एक एटम का मास, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एटॉमिक मास कहेंगे। उसको समझना या तो इंटरप्रेट करना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी आप समझ गए होंगे कि कार्बन 12 का एक एटम का 1/12 मास, उससे कितना ज़्यादा या कम है दूसरा कोई भी एलिमेंट का एक एटम, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एटॉमिक मास कहेंगे। जिसके लिए मैंने यहाँ पे बोला एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। मान लीजिए किसी एक चीज़ का मास, एटॉमिक मास आया, मान लीजिए 14। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो कार्बन का जो एटम है उसका 1/12 मास से वो 14 टाइम्स हेवियर है, जिसके वजह से उसका एटॉमिक मास आया 14। मान लीजिए उसका एटॉमिक मास आ गया आपका 16 किसी एक एटम का। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि वो कार्बन का एटम का 1/12 मास से 16 टाइम्स हेवियर है। तो इसमें कार्बन जो हम लोगों ने चूज़ किया है, पकड़ा है, वो कौन सा कार्बन पकड़ा है? हम लोगों ने पकड़ा है कार्बन 12। कार्बन 12 का एटम का 1/12 मास से दूसरा कोई एलिमेंट का एटम्स कितना हेवियर है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एटॉमिक मास कहेंगे। ये जो स्केल है, इस स्केल को हम लोग क्या कहेंगे? एटॉमिक मास यूनिट स्केल या तो AMU कहेंगे। किसी एक का जैसे 16 आया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? 16 AMU। किसी बुक में ऐसे भी रहता है, 16 EU भी लिखा हुआ रहता है। समझ में आया? ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं मोलिकुलर मास की तरफ। Molecular mass of a substance is the average relative mass of its molecule as compared to the 1/12 of the mass of an atom of carbon 12। तो सेम मतलब कोई एक चीज़ का अगर मोलिकुलर मास मान लीजिए 32 आया या 44 आया, इसका मीनिंग क्या हुआ? वो कार्बन 12 का एक एटम का 1/12 मास से कितना हेवियर है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का आपका मोलिकुलर मास कितना आता है? 44 आता है कि नहीं? मतलब दिस इज 44 टाइम्स हेवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, समझ में आया? या तो एटॉमिक मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल। इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम एंड एडिंग देम टुगेदर। मतलब मान लीजिए आपका HCl, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है आपका? 1 और क्लोरीन का कितना है? 35.5। क्या हुआ आपका कुल मिला के? 36.5। क्या बोला मैंने? एडिंग देम टुगेदर, लेकिन नहीं। फिर मान लीजिए आपका H2O, हाइड्रोजन का कितना है? 2 × 1 + 16 = 18, है कि नहीं? हो गया। तो इसमें क्या बोला कि मल्टीप्लाइड बाय द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम एंड एडिंग देम टुगेदर। मल्टीप्लाइड बाय 2 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 प्लस ऑक्सीजन का एक एटम है, इसीलिए मैंने 16 लिखा है। कुल मिलाकर कितना हुआ? 18 हुआ। समझ में आया? ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं एवरेज एटॉमिक मास की तरफ। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या है? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स आइसोटॉप्स ईच मल्टीप्लाइड बाय इट्स नेचुरल अबंडेंस। इसमें कुछ समझने का बात है। जैसे कि पहले मैं बोला था कि क्लोरीन, मान लीजिए एक एग्जांपल दिया था जिसमें मैंने बोला था क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35। मतलब ये नेचर में इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन 35 भी एग्जिस्ट करता है और क्लोरीन 37 में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो अभी एटॉमिक मास
किसका पकड़े हम लोग, क्लोरीन 35 का पकड़े या क्लोरीन 37 का पकड़े, वो किसका ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा उन सब का क्या एबंडेंस के ऊपर। वो नेचर में इसका परसेंटेज कितना है और इसका परसेंटेज कितना है, इसका परसेंटेज कितना रहता है नेचर में और इसका परसेंटेज कितना रहता है, मतलब इट्स परसेंटेज क्लोरीन 37 का परसेंटेज, ठीक है, क्लोरीन 37 का परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 37, ठीक है, प्लस क्लोरीन 35 का परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 35, वो हो जाएगा आपका क्या एवरेज एटॉमिक मास, जिसके लिए मैंने बोला है यहाँ पे सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स आइसोटोप्स ईच मल्टीप्लाइड बाय इट्स नेचुरल अबंडेंस। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि कार्बन 13 एंड 14, कार्बन 12 13 14, कार्बन 12 13 14, जिन सब का नेचर में सबसे अबंडेंस किसका ज़्यादा है, कार्बन 12 का ज़्यादा है, बाकी सबका उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए इन सब का निकल के क्या आया, 12.01 आया, यानी कि 12। तो इन सब का क्या हुआ देखिए आप, इसके अबंडेंस क्या है 98.892, इसको हम लोग क्या लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 12। फिर कार्बन 13 का क्या लिखा है, उसका अबंडेंस कितना है देखिए, इतना है 1.108 का हम लोग ऐसा लिख सकता है, मल्टीप्लाइड बाई 13। फिर नेक्स्ट लो है कार्बन 14 का, ऐसे मैंने लिखा है, तो उसका क्या आया आपका एटॉमिक मास 12। तो ये हो गया क्या आपका एवरेज एटॉमिक मास। तो पीरियोडिक टेबल में जो आपका रहता है एटॉमिक मास, वो इस फॉर्म में रहता है, एवरेज एटॉमिक मास ही रहता है, नॉट दी सेपरेट एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोपिक एलिमेंट्स। समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या समझ लिया कि एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास में डिफरेंस क्या है। एटॉमिक मास को जोड़कर हम लोगों को क्या मिलता है, मोलिकुलर मास, है कि नहीं। तो छोटा छोटा जो मास रहता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक मास। वो एटॉमिक कुछ छोटा छोटा एटॉमिक मास को हम लोग जोड़ के क्या मिलता है हम लोगों को, मोलिकुलर मास मिलता है। अब और एक टाइप का मास आता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मूला मास। वो सिनोनिमस टू मोलिकुलर मास है, लेकिन उसको हम लोग फॉर्मूला मास कहते हैं एज पर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। क्यों कहते हैं तो हम लोग देखते हैं। तो some substances such as sodium chloride, potassium chloride do not contain discrete molecules as their constituent units. In such compounds, positive and negative entities are arranged in three-dimensional structure as shown in figures. जैसे कि मान लीजिए ये आपका सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। सोडियम क्लोराइड जो हम लोग कॉमन सॉल्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, कंज्यूम करते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सोडियम क्लोराइड जो है, इसमें सोडियम और क्लोरीन डायरेक्टली सोडियम क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ NaCl एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसे डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करता है। वो कैसे एग्जिस्ट करता है, Na+ और Cl- में, वो ऐसा छोटा छोटा पार्टिकल्स सोडियम आयन्स फॉर्म में, सोडियम एटम नहीं, क्लोरीन एटम नहीं, सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन, उन सब का अरेंजमेंट भी कुछ ऐसा होता है। देख सकते हैं हम लोग, कुछ ऐसा होता है अरेंजमेंट, ठीक है। सो ये रेड कलर जितना है वो आपका सोडियम है, और ग्रीन कलर जितना बॉल्स है ये आपका क्लोरीन है। उन सब का अरेंजमेंट ऐसा रहता है। ऐसा नहीं रहेगा कि ये कॉर्नर में सोडियम क्लोराइड, ये कॉर्नर में भी सोडियम क्लोराइड, ये कॉर्नर में भी सोडियम, ऐसा नहीं। ये रहता है डिस्क्रीट आयन्स फॉर्म में, डायरेक्टली आपका सोडियम क्लोराइड फॉर्म में नहीं रहता है। तो उन सब में हम लोग इंस्टेड ऑफ टेलिंग द सम ऑफ मासेस ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन एज मोलिकुलर मास, वी आर टेलिंग देम इट वाज फॉर्मूला मास। तब सोडियम और क्लोरीन मिलके जितना मास आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉर्मूला मास कहेंगे। ये सब जो फॉर्मूला मास बेसिकली होता है किस टाइप का कंपाउंड्स में, आयोनिक कंपाउंड्स में, जो कंपाउंड्स प्राइमरीली एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ आयन्स,
सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, ये सब ऐसा डिस्क्रीट पार्टिकल्स में एग्जिस्ट करता है रेदर देन एज मोलिकुल्स। ये डायरेक्टली पोटेशियम क्लोराइड में एग्जिस्ट नहीं करता है, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ K+ and Cl-, इन द फॉर्म ऑफ सम 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। समझ में आया? तो ये सुनने में फार्मूला मास और आपका ये मोलिकुलर मास नियर अबाउट सेम ही है, लेकिन ये यूज़ करते हैं हम लोग इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, और मोलिकुलर मास यूज़ करते हैं इन केस ऑफ मोलिकुल्स, इन केस ऑफ मोलिकुल्स, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं मोल कंसेप्ट की ओर। ये क्या कहता है, चलो देख लेते हैं हम लोग। द मोल, द सिंबल MOL, मोल इज द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल contains exactly 6.022 into 10⁻23 elementary entities. नोट किया जाए, this number is the fixed numerical value of the Avogadro's constant, n suffix a, when expressed in unit per mole, and is called Avogadro's number. The amount of substance, symbol small n of a system is the measure of the number of specified elementary entities. ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी एक सब्सटेंस का 1 मोल में, कोई भी सब्सटेंस, जो कोई भी सब्सटेंस मैं बोल रहा हूँ, किसी का 1 मोल अगर आप लोग लेते हैं, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंटरी एंटाइटीज, वो पार्ट एटम्स हो या मोलिकुल्स हो या फॉर्मूला यूनिट्स भी हो, कुछ भी हो, उसमें कितना एंटाइटीज रहेगा? 6.022 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री एंटाइटीज। वो एंटाइटीज कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है? एटम्स भी हो सकता है, मोलिकुल्स भी हो सकते हैं, फॉर्मूला यूनिट्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो मैंने बोला है, मोल, ये एक SI यूनिट है, जो कि मैंने पहले ही बोल चुका है, पहले वीडियो लेक्चर में मैंने बोला है कि 7 फंडामेंटल या तो बेस यूनिट था, उनमें से एक था आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड मोल, ठीक है, MOL, मोल, ठीक है। ये इंडिकेट क्या करता है? इंडिकेट करता है मेजर ऑफ द नंबर ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंटरी यूनिटाइटीज। कोई अगर आपको बोल देगा कि मेरे पास इतना मोल है, 0.1 मोल है, 0.2 मोल है, या तो 4 मोल है, उससे आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि उसमें उसके पास कितना छोटा से छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स उसमें, या तो उसके पास कितना है, कितना नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, क्योंकि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एंटाइटीज, यानी कि पार्टिकल्स। ये जो नंबर है, ये नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं, एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। ये जिन्होंने ये प्रपोज किया था, उन्हीं का नाम से आया एवोगाड्रोस नंबर। तो उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में n सफिक्स a लिखते हैं। n इंडिकेट्स नंबर एंड a इज द एवोगाड्रो। समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अभी हम लोग चलते हैं मोलार मास की तरफ। तो मोलार मास क्या चीज़ है? ठीक है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलार मास। द मोलार मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक और मोलिकुलर और फॉर्मूला मास इन यू। ठीक है, मान लीजिए HCl, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है आपका? 1। क्लोरीन का कितना है? 35.5। कुल मिला के कितना हुआ आपका? 36.5 U। ये हो गया आपका मोलार मास, और दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल। Hence, this 36.5 is called what? Molar mass. Since this is equivalent to 1 mole, क्या बोला है?
ये डेफिनेशन में है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम। कोई भी एक सब्सटेंस का 1 मोल, उसका अगर 1 मोल लेते हैं हम लोग, उसका जो वेट मिलता है हम लोगों को, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग मोलार मास कहेंगे। ठीक है, तो वो मोलार मास एक्चुअली क्या है? वो मोलार मास एक्चुअली एटॉमिक मास हो सकता है, फॉर्मूला मास हो सकता है, या तो मोलिकुलर मास हो सकता है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का मान लीजिए एग्जांपल, इसका क्या होगा? इसका तो ये फॉर्मूला यूनिट होगा। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड इज आयोनिक कंपाउंड्स। 23 प्लस 35.5, this is equal to 58.5. This is your what? Formula mass, and this formula mass is again called as what? 1 mole. That is 1 mole equal to 58.5 ग्राम। समझ में आया? कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल मतलब उसका एटॉमिक मास या तो मोलिकुलर मास या तो फॉर्मूला मास होगा। समझ में आया? कोई भी सब्सटेंस का। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सुक्रोज, सल्फर, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, कॉपर, ये सब का 1 मोल, इन सब का अगर 1 मोल हम लोग ले, उन सब का 1 मोल क्या है एक्चुअली? उन सब का मोलार मास है। इनमें कितना मोल है? ये जो बीकर में हमने कॉपर सल्फेट लिया है, इसमें कितना मोल है, ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं वो हम लोग फर्दर क्लासेस में या फर्दर लेक्चर में हम लोग धीरे धीरे करके समझ में आएगा या समझेंगे। ठीक है, तो इस कुछ फॉर्मूला उसका हम लोग डायरेक्शन में नहीं जा रहे, जैसे कि ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू 1 ग्राम एटम, ग्राम मोलिकुलर मास इक्वल टू 1 ग्राम मोलिकुल, ग्राम फार्मूला मास इक्वल टू 1 ग्राम फार्मूला मास। मतलब मान लीजिए आपका सोडियम का 1 ग्राम एटम मीन्स व्हाट? 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम इक्वल टू व्हाट? 23। ठीक है, फिर ग्राम मोलिकुलर मास इक्वल टू 1 ग्राम मोलिकुल। मान लीजिए अभी कार्बन डाइऑक्साइड का 1 ग्राम मोलिकुल ऑफ CO2 इक्वल टू व्हाट? 44। ठीक है, फिर ग्राम फार्मूला मास NaCl मान लीजिए आप 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ NaCl इक्वल टू 58.5। ठीक है, ये जो 3 फार्मूला है इसका डिडक्शन में हम लोग नहीं जा रहे धीरे, क्योंकि हम लोगों को न्यूमेरिकल्स वगैरह करना है, इसके लिए मैंने इसे डायरेक्टली यहाँ पे दे दिया। 1 ग्राम एटम ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास इन ग्राम, 1 ग्राम मोलिकुल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलिकुलर मास इन ग्राम, और 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। समझ में आया? ठीक है, और 2 रिलेशन है, उन सबको भी जानना हम लोगों के लिए ज़रूरत है कि मोलार मास, जो कि मैंने बोला है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स मोलिकुलर मास, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मोलार मास। ठीक है, तो ये मोलार मास और वेपर डेंसिटी में एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है? मोलार मास इक्वल टू ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी। ये मोलार मास और वेपर डेंसिटी के डिडक्शन में दूसरा एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, अभी आप लोग ये समझ लो कि मोलार मास और वेपर डेंसिटी में रिलेशन क्या है? मोलार मास इक्वल टू ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी। समझ में आया? इसका डिडक्शन हम लोग दूसरा एक कोई लेक्चर में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, और मोलार मास इक्वल 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP। कोई भी एक गैस का
स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, उसका मोलार मास ही होगा अगर उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर है। 22 मतलब 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी यानी कि 273 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। समझ में आया? 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू इट्स मोलार वॉल्यूम। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए आप 22.4 लीटर लिया, उसका मोलार मास कितना है आपका 44, मतलब 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्युपाइज 22.4 लीटर। समझ में आया? ठीक है, तो अभी हम लोग दूसरा एक कंसेप्ट समझते हैं। वो कंसेप्ट है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये क्या कहता है? द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलार वॉल्यूम। इसको क्या कहेंगे हम लोग? मोलार वॉल्यूम कहेंगे। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल यानी कि एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एनी आइडियल गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर एट एनटीपी, मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, इसका 1 मोल मतलब इक्विवेलेंट टू इट्स मोलार मास यानी कि 44 ग्राम। ये कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा अंदर एनटीपी? कितना करेगा? ऑक्युपाइज 22.4 लीटर। समझ में आया? मतलब 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस अगर कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? 22.4 लीटर ही करेगा। वो कोई भी सब्सटेंस हो, किस टाइप का भी गैस हो, वो अगर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा वो कितना करेगा? 22.4 लीटर ही करेगा। ये सब आप लोगों का रट्टा मार लेना है, क्योंकि ये सब जो मैं बोल रहा हूँ 1 मोल, फिर मोलार मास वगैरह, फॉर्मूला मास, मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं, ये सब रट्टा मार लेना पड़ेगा ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करने में आप लोगों को आसानी हो या सहायता कर सके। समझ में आया? और समझना भी है साथ में। अगर बिना समझे रट्टा मारोगे फिर भूल जाओगे, समझ कर रट्टा मारना। ठीक है, तो समझ में आया मैंने क्या बोला? तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एनटीपी इक्वल टू क्या? 22.4 लीटर। तो हाइड्रोजन गैस मतलब यहाँ पे कितना आया? 2 ग्राम। दिस इज योर व्हाट? मोलार मास। मतलब 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एनटीपी ऑक्युपाइज 22.4 लीटर। समझ में आया? सिमिलरली आपका 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एनटीपी इज इक्विवेलेंट टू 22.4 लीटर्स। मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एनटीपी ऑक्युपाइज 22.4 लीटर। 1 मोल यानी कि 1 इज इक्विवेलेंट टू मोलर मास। समझ में आया? ठीक है, ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स के तरफ कुछ कॉमन एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक मास हम लोगों को फ्रिक्वेंटली हम लोगों के लिए आवश्यक रहेगा। वो सब एलिमेंट्स क्या है? जैसे कि एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, आर्गन, बेरिलियम, कैल्शियम, कार्बन, कॉपर, फ्लोरीन, ये सब हम लोगों को जब दरकार आएगा या तो हम लोगों के लिए ये हम लोगों को यूज़ में आएगा जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे केमिस्ट्री का। ठीक है, इन सब का जो एटॉमिक मासेस है ये सब को हम लोगों को जानना ज़रूरी है। ये हम लोगों को एक कहना ये चाहता हूँ कि आप लोगों को रट्टा मार लेना है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए जब न्यूमेरिकल्स करेंगे इसी चैप्टर का बहुत सारा। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं दूसरा एक कंसेप्ट की तरफ, वो है परसेंटेज कंपोजिशन। ये क्या चीज़ है? द रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट्स amount to the total amount of individual elements contained in the compound multiplied by 100 is the definition of percentage composition of particular compound. It is generally expressed as mass percentage composition. The mass of an element equal to mass of the element in 1 mole of compound divided by molar mass of compound. ये एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। मान लीजिए
H2O। इसका मोलर मास कितना है 18। इसमें हाइड्रोजन का मास कितना है 2, ऑक्सीजन का कितना है 16। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना हुआ, हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100। और ऑक्सीजन का कितना होगा 16 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100। ये हो गया आपका परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट्स इन ए पर्टिकुलर कंपाउंड। यही तो बोला है डेफिनेशन में, है कि नहीं। मीन कोई भी एक कंपाउंड में उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट रहेगा उसका परसेंटेज कितना है, उसका परसेंटेज कितना है कंपेयर टू द मोलर मास ऑफ दैट मोलिक्यूल इन द कंपाउंड। समझ में आया, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला की तरफ। ये क्या चीज़, ये कुछ नया चीज़ लग रहा है हम लोगों को, है कि नहीं। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला देखते हैं। An empirical formula represents the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound, whereas the molecular formula shows the exact number of different types of atoms present in a molecule। मतलब empirical formula जो है वो है आपका lowest ratio of all the elements present in a compound। और जो molecular formula है वो आपका actual formula। एक्चुअल में उसका फॉर्मूला क्या है, मान लीजिए आपका एक कंपाउंड में लेता हूँ H2O2, ये क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, कितना है 1:1। ये हो गया आपका क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला, है कि नहीं। एम्पिरिकल फार्मूला मतलब HO इज द एम्पिरिकल फार्मूला और H2O2 इज द मोलिकुलर फार्मूला। दिस इज योर मोलिकुलर फार्मूला एंड HO इज द एम्पिरिकल फार्मूला। तो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑल द एटम्स इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड इज कॉल्ड इज व्हाट एम्पिरिकल फार्मूला, whereas the actual formula of a particular compound is called what, इट्स मोलिकुलर फार्मूला। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग समझने के लिए। जैसे कि मान लीजिए जो मैं पहले एक एग्जाम्पल मैंने जो बोला हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है HO है, उसका मोलिकुलर फार्मूला क्या है H2O2 है। वाटर का देखिए H2O2 है, उसको तो और हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसके लिए उसका एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला सेम है। ग्लूकोज का देखिए आप मोलिकुलर फार्मूला क्या है CCH12O6, उसको हम लोग अगर रिड्यूस कर दे तो क्या आएगा, देखिए आप 6 यहाँ पे ये 6 हट जाएगा, ये 12 का बदला 2 आ जाएगा, हाइड्रोजन के नीचे ऑक्सीजन का 1 आ जाएगा, जिसके लिए इसका ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला आता है आपका CH2O। ऑक्सैलिक एसिड का देखिए HCO2 H2C2O4 इसका मोलिकुलर फार्मूला। इथेनॉल का देखिए समझ में आया, इथैलिन का कैसा है दिखा, समझ में आया। तो सिंपलेस्ट जो फार्मूला है वो हो गया आपका क्या एम्पिरिकल फार्मूला, और एक्चुअल फार्मूला जो है वो आपका हो गया मोलिकुलर फार्मूला, ठीक है। तो कुछ रिलेशन समझते हैं हम लोग या जानते हैं जो कि आपका एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला के बीच में, वो क्या है, वो है आपका मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, यानी कि N इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मतलब हम लोगों को मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग किस चीज़ का ज़रूरत आएगा, N का। ये N हम लोगों को कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। मतलब मोलिकुलर मास हम लोग को जानना पड़ेगा और एम्पिरिकल फार्मूला मास जानना पड़ेगा। मोलिकुलर मास को जब हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर देंगे तब हम लोग को क्या मिलेगा, N मिलेगा। उस N को अगर हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे तब हम लोग को क्या मिलेगा, मोलिकुलर फार्मूला मिल जाएगा, कोई एक कंपाउंड का या कोई एक सब्सटेंस का। समझ में आया,
अभी हम लोग चलते हैं और एक कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है स्टोइचियोमेट्री एंड स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल्स फर्दर क्लासेस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टोइचियोमेट्री डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस, समटाइम्स वॉल्यूम्स आल्सो, of the reactants and the products involved in the chemical reactions. It requires grasp and applications of mole concept, balancing of chemical equation, and care in conversion units. The problems based on stoichiometry are of mole concept, mass relationship, mass volume relationship, volume relationship. ये जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये सब आप लोगों को ये सब जो 4 कॉन्सेप्ट मैंने बोला है, ये सब आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल के आपका क्या हुआ, HCl हुआ, है कि नहीं। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपका बैलेंस्ड है कि नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 एटम है, यहाँ पे भी 2 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे भी 2 है। जिसके लिए मैंने बोला है कि स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन या तो कुछ प्रॉब्लम्स करने के लिए आप लोगों को कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आप लोगों को मिलता है या आप खुद से बनाएंगे, उसको पहला क्या करना पड़ेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इससे ये जो केमिकल इक्वेशन है, इससे हम लोग को क्या समझ में आता है, ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन मोलिक्यूल कितना है, 1 मोल, ठीक है, 1 मोल। क्लोरीन कितना है, 1 मोल। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोगों को कितना मिला है, 2 मोल, ठीक है। मतलब 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल क्लोरीन जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, तब हम लोगों को 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। ये हो गया कौन सा कॉन्सेप्ट में आया, आपका मोल रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट में आया। या तो मान लीजिए ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना आया, 2 आया, और क्लोरीन का 35.5 इंटू 2 जितना भी आएगा, कुछ मास आएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 36.5। तो ये हम लोगों को ये हाइड्रोजन HCl का इतना मास मिलने के लिए हम लोगों को कितना चाहिए, हाइड्रोजन का 2 ग्राम चाहिए, है कि नहीं। तो ये कुछ रिलेशन कैसा लग रहा है आप लोगों को, मास रिलेशनशिप लग रहा है कि नहीं। दिस इज द मोलर मास, दिस इज ऑल्सो द मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई 2, वाई, बिकॉज 2 मोल्स आर देयर। तो ये कैसा लग रहा है, मास रिलेशनशिप ये फॉलो हुआ, है कि नहीं। फिर आपका देखिए 1 मोल यानी कि आपका 22.4, ये 1 मोल यानी कि 22.4, ये 2 मोल यानी कि 2 इंटू 22.4, ये क्या हो गया आपका, वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये 4th वाला आ गया आपका। तो इसमें से किसी को अगर हम लोग मास में रख दे रिएक्टेंट्स का या तो प्रोडक्ट का, तो वो आपका कौन सा रिलेशन में आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा मास वॉल्यूम रिलेशन में। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है, 4 कॉन्सेप्ट जो है स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन का या तो स्टोइचियोमेट्री का, ये हम लोग न्यूमेरिकल जब करेंगे तब एक एक करके हम लोगों को और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स के तरफ, उसे और हम लोग करते भी हैं, जिसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने समझा था। तो काइंडली वो वीडियो लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, अन्यथा ये जो न्यूमेरिकल्स अभी हम लोग समझने जा रहे हैं उसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, बोलिए कितना है, 1 2 3 4 5। क्यों, all non-zero digits are significant and zeros in between 2 non-zero digits are significant. Hence, in this number there are 5 number of significant. In this term there are 5 number of significant figures. इसमें कितना है, 3 है। ये तो एग्जैक्ट नंबर है, इसमें कुछ भी रह सकता है, इनफाइनेट नंबर रह सकता है, इनफाइनेट,
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रह सकता है। इसमें कितना है, कितना है, 4 है। समझ में आया? फिर इसमें कितना है, 3 है। ठीक है, जिन लोगों को समझ में नहीं आया कृपया करके आप लोग पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा, ताकि ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स चूज़ करने का या तो बोलने का कुछ रूल्स है वो आप लोगों को समझ में आए और आप लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। ये एक कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसमें कितना है, देखिए आप, 4। इसमें कितना है, इसमें भी आपका 4। इसमें कितना है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जो नंबर है इसको हम लोगों को 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिप्रेजेंट करना है, मतलब यहाँ तक लिखना है। तो अभी क्या करेंगे, 5.607 कितना आएगा आपका, ये 7 को आप लोग क्या कर देंगे, उसको 8 कर देंगे। क्यों, जहाँ तक रखना है यहाँ तक रखना है, लेकिन वो ये जो 8 है इसके बाद जो डिजिट है वो क्या है, 5 से बड़ा है। इसके लिए हम लोग 7 को 8 कर देंगे, इंक्रीज बाय 1। इसके लिए ये क्या हो जाएगा आपका 5.608 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करना है, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग रखना कहाँ था है, यहाँ तक रखना है इसको, ये 9 तक, ये डिजिट तक। तो अभी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 32.39 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो 2 है ये 5 से छोटा है, अगर छोटा है तो उसको वो जैसा है वैसा है उसको रहने दे। ठीक है, नेक्स्ट उसको इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले से ही मौजूद है, इसके लिए जिसके वजह से ये जैसे का तैसा ही रहेगा, 7837। अभी नेक्स्ट टर्म में चलते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.789 क्या लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये जो 8 ये जो डिजिट है ये क्या है, ये 5 से बड़ा है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये 9 को हम लोगों को इंक्रीज करना पड़ेगा बाय 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1.790। समझ में आया? ठीक है, हो गया आपका। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ फॉलोइंग कैलकुलेशन। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें जो फाइनल आंसर है उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स रह सकता है। तो ये कुछ मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ को लेके हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स पहला वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। एज पर दैट रूल इसमें जो आंसर आएगा, कुछ भी एक आंसर आएगा है कि नहीं, उसमें कितना डिजिट्स का सिग्निफिकेंट फिगर्स रह सकता है, कितना रह सकता है। देखिए ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक ऑपरेशन है कि नहीं। इनमें से सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है, इसमें है, ये टर्म में है। कितना है, 3 है, जिसके वजह से फाइनल आंसर शुड कंटेन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें देखिए अब क्या होगा, दिस 5 इज योर एग्जैक्ट नंबर, इट में कंटेन व्हाट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, है कि नहीं। लेकिन ये तो एग्जैक्ट फिगर नहीं है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, 4 है, जिसके वजह से फाइनल आंसर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना रह सकता है आपका, 4 रहेगा। ठीक है, चलते हैं अभी लास्ट क्वेश्चन में। दिस टर्म प्लस दिस टर्म प्लस दिस टर्म
ये जब हम लोग ऐड करेंगे कुछ आंसर आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, कितना सिग्निफिकेंट फिगर से सकता है, 4। वाई? एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक रूल था कि आफ्टर द डेसिमल पॉइंट जिसमें लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स रहेगा उतना डिजिट्स ही फाइनल आंसर में रहना चाहिए। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें चारों टर्म में आफ्टर द डेसिमल पॉइंट देयर आर 4 डिजिट्स, सो ऑब्वियसली आंसर शुड also contain 4 digits and so those 4 digits are also significant। समझ में आया? तो आज का क्लास यहीं तक सीमित है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ में आया। अगर समझने में कुछ दिक्कत आया, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करना, ताकि मैं आप लोगों को कोई एक एक्स्ट्रा क्लास लेके या तो वीडियो लेक्चर के माध्यम से वो टॉपिक को मैं अलग से समझा सकूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो क्लास में आप लोगों के साथ मिलते हैं। थैंक यू।